6 नंबर चैप्टर है तस्याशीतीय अध्याय, चरक सूत्र 6 तस्याशीतीय अध्याय। यहाँ पर आप सबसे पहले कोटेशन नंबर 3, इसके नीचे शारीरिक स्थिति करके कुछ लिखा है और फिर 4 नंबर कोटेशन पर आएंगे। चरक सूत्र 6 नंबर चैप्टर का 4 नंबर कोटेशन। यहाँ पर पहली लाइन में लिखा, ये खलु के बाद में आप देखें संवत्सरम, अंडरलाइन करें, संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागे। संवत्सर कहते हैं एक वर्ष को, अंडरलाइन किया, संवत्सरम षडंग ऋतु विभागे, 6 ऋतुओं के विभाग से। और पहली लाइन के लास्ट में लिखा उदगयनम, आदित्य कहते हैं सूर्य को, आदित्यस्य, आदित्य यानी सूर्य के अकॉर्डिंग। उदगयन वर्ड को कर दो और आदान को अंडरलाइन किया, उदगयन यानी आदान। और उसके बाद नीचे लिखा 3 ऋतु होती हैं उदगयन आदान काल में, 3 ऋतु बता रहे हैं, शिशिर, शिशिर आदीन को अंडरलाइन किया, और ग्रीष्मांतात यानी शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु आदान काल की, 3 ऋतु आदान काल की ऋतु है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। सूर्य उत्तरायण होता है इसमें, वो आदान काल कहलाता है। आदित्य नाम है सूर्य का, जब सूर्य उत्तरायण में हो, आदान काल उसमें, और इसमें 3 ऋतु। फिर वर्षादि, यहाँ पर लिखा वर्षा, उसके बाद वर्षा से लेकर हेमंत तक वर्षा, उसके बाद में वर्षा, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो वर्षा, शरद, हेमंत, 3 ऋतु विसर्ग काल की ऋतु कहलाती है। 3 ऋतु विसर्ग, तो आदान काल की 3 ऋतु, विसर्ग काल की 3 ऋतु। तो हमने पढ़ा एक वर्ष में, संवत्सर कहते हैं एक वर्ष को, इस कोटेशन में एक वर्ष में 6 ऋतु, एक वर्ष में 6 ऋतु, और आदित्य सूर्य के अकॉर्डिंग आदान काल और विसर्ग काल, 2 काल। सूर्य जब उत्तरायण होता है उसको आदान काल बोला गया, और सूर्य दक्षिणायन में होता है तब उसको विसर्ग काल। आदान काल की 3 ऋतु, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और विसर्ग काल की 3 ऋतु नाम है वर्षा, शरद और हेमंत। आपने किया इतना। नेक्स्ट, इसके बाद नीचे इसी 4 नंबर कोटेशन के नीचे विमर्श में लाइन है, 5वीं लाइन आप विमर्श की देखेंगे। विमर्श में 5th लाइन, विमर्श 5 नंबर लाइन, माघ, 1 नंबर पॉइंट लगा रखा है, 1 नंबर पॉइंट, माघ फागुन को शिशिर। यहाँ पर लिखा माघ और फागुन कर दो अंडरलाइन, माघ फागुन को शिशिर, चैत्र वैशाख को वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ को ग्रीष्म, और श्रावण भाद्रपद को वर्षा, अश्विन कार्तिक को शरद, और अगहन पोष को हेमंत माना। तो यहाँ तक, और इसके नीचे की लाइन में लिखा फिर लास्ट में तप तपस्यो शिशिर है, तप तपस्य मास में शिशिर ऋतु एड करो, तप तपस्य शिशिर, मधु माधव वसंत, सूचि शुक्र ग्रीष्म, नभो नभस्य वर्षा, ईश ऊर्ज शरद, और सह सहस्य में हेमंत ऋतु होती है। आपने यहाँ तक इनको मार्क किया। तप तपस्य जो नाम था शिशिर, इसके नीचे तय लिखेंगे, त, तप तपस्य तय। फिर मैं, मधु माधव के नीचे आपने अंडरलाइन किया मैं, और फिर सूचि शुक्र के नीचे सु, शुचि शुक्र शु, त म सु। फिर नभ नभस्य के नीचे न, और फिर ईस ऊर्ज ई, न ई, और सह सहस्य स। 3 नाम हुए ये बाद वाले और 3 पहले वाले, तमशु नईस। तो ये इन्होंने बोला माघ के महीने से लेकर, देखो ऋतु अभी बात की थी 6, और महीने एक वर्ष में, संवत्सर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने इन्होंने बोला माघ के महीने से प्रारंभ करके हम लिखते हैं, माघ से। कैसे थे? माघ फागुन, माघ फागुन, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद,
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष और पौष। ये महीने इन्होंने बताए। मैंने बोला माघ और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। ये महीने 12 महीने हो गए। इन 12 मंथ में, 12 मंथ में माघ और फाल्गुन, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, आपने मार्क किया था। माघ और फाल्गुन के महीने में यहाँ से हमने किया शिशिर ऋतु। ऋतु कितनी होती है? 6। शिशिर, माघ फाल्गुन में शिशिर, इसमें वसंत, इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये हमने पढ़ा शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। 6 ऋतु हो गई, 6 ऋतु। इन्हीं महीनों को माघ और फाल्गुन को दूसरे तरह से बोले माघ और फाल्गुन। इस माघ और फाल्गुन को अभी बोला था तप, तपस्या, तप, तपस्या भी कहते हैं। इन्हीं को तप और तपस्या मास, तप, तपस्या, तर, इसमें शिशिर ऋतु। मैं ऐसे करता हूँ, इधर ही मिला देता हूँ ऐसे, मतलब तप, तपस्या का मीनिंग शिशिर, ऐसे कर दिया मैंने। वापस से शिशिर लिखने की बजाय फिर से यहाँ शिशिर लिखे, इसकी बजाय तप, तपस्या मास में शिशिर ऋतु होती है। तप और तपस्या मास में शिशिर ऋतु आपने किया। तो हमने पहले तो माघ से लेकर यहाँ पौष तक के महीने, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, और ऋतु शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतु। और अब इन्हीं माघ के महीने को कहते हैं तप मास, तप, और फाल्गुन को तपस्या। तो तप, तपस्या मास में शिशिर ऋतु होती है, शिशिर ऋतु। और फिर चैत्र और वैशाख को क्या कहते हैं? चैत्र और वैशाख। ये बहुत काम आएगा आपके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत काम आने वाला है। तो हमने पढ़ा तप, तपस्या, उसके बाद में मधु, माधव, मधु और माधव मास, मधु, माधव, मध, सूची, शुक्र, सूची और शुक्र, सु, फिर नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, ईश और ऊर्ज, ई, और सह, सहस्य। तो हमने पढ़ा ये नाम तमसु नईस, याद हो जाता है, तमसु नईस, तम, तप, तपस्या, मधु, माधव, सूची, शुक्र, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज और सह, सहस्य। ऐसे करके 12 मास और उनमें 6 ऋतु हमने पढ़ी, 6 ऋतु। अब ये इन्हीं को आगे आप जो कोटेशन आगे विमर्श में जो पैराग्राफ अभी छोड़ा उसके नीचे 4 लाइनें छोड़ दें, उसके नीचे 3 लाइन, उसके 4 लाइन के नीचे फिर 3 और 3 6 10 लाइन छोड़ दें। 10 लाइन जो है, 4 लाइन छोड़ के जो 10 लाइन वाला पैराग्राफ है, 9-10 लाइन, इसमें लिखा है पुराने एडिशन में तो राइट पेज पर है, राइट पेज पर 5th लाइन है, 5वीं लाइन में 5th लाइन। और जिन लोगों के पास न्यू एडिशन है उनमें 5 और 3 8 लाइन छोड़ के, 8 लाइन छोड़ के तद्यथा फिर करके, तद्यथा के पहले ब्रैकेट लगा लें और यहाँ नाम दे रखे हैं, ये मार्क नहीं करेंगे, भाद्रपद, आश्विन में वर्षा, कार्तिक, मार्गशीर्ष में शरद, पौष, माघ में हेमंत, ऐसे करके इसी लाइन के लास्ट में लिखा आषाढ़, श्रावणो, प्रावट इति। इसको बॉक्स में बंद करके हाइलाइट कर दो,
आषाढ़ और श्रावण मास में आषाढ़ श्रावणो प्रावट इति सूत्र 6 आषाढ़, ये हम सुश्रुत में पढ़ेंगे। आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ श्रावण, इसमें प्रावट ऋतु होती है। आषाढ़ श्रावण प्रावट, आप कर दो आषाढ़ और श्रावण मास में प्रावट ऋतु, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ और श्रावण मास में प्रावट ऋतु होती है। तो यहाँ पर अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ तक वापस 12 मास 12 महीनों को किस तरह से मिला, तो देखो हमने पहले माघ से स्टार्टिंग की थी कि 6 ऋतु, वाग्वट में भी एक कोटेशन आएगा, वो यहीं से ऐसे कैसे लिखेंगे, मागादयो क्रमात् षड ऋतुय स्मृतय, वाग्वट कहेंगे मागादयो, माघ आदि में जिसकी स्टार्टिंग में माघ का महीना हो, मागादयो क्रमात् षड ऋतुय स्मृतय, शिशिरोहत बसंतस्य, है ना, शिशिर बसंत, है ना, फिर उसके बाद शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ऐसे करके 6 ऋतु बोलेंगे वाग्वट माघ के महीने से प्रारंभ करके। तो यहाँ भी माघ में फागुन में शिशिर, तो जैसा हम पढ़े वाग्वट में आएगा वैसा ही विमर्श में पढ़ रहे हैं। ये सुश्रुत संहिता में मिलेगा हमें, ऐसा विमर्श में आया है, सुश्रुत के सूत्र स्थान का 6 नंबर चैप्टर। पहले तो उन्होंने महीने कुछ इस तरह से बताए, और इन्हीं महीनों को माघ फागुन को तप और तपस्या भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, हम सुनते आए, माघ चल रहा है, फागुन चल रहा है, चैत्र वैशाख, तो ये महीने इस तरह से हो गए। और इन्हीं को तप मास भी कहते हैं, तपस्या, मधु, चैत्र को मधु, वैशाख को माधव। ये जिसको यहाँ से चार्ट जिसने समझ लिया उसको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी जगह आएंगे कि इसको किस मास में संग्रह करना चाहिए, तपसी तपस्या वा मासे, है ना, तप तपस्या मास में, है ना, संग्रह करना बताया, है ना। रसायन औषधियां पढ़ेंगे बाद में, नाक वाला रसायन, आमल की रसायन का कब संग्रह करना चाहिए, तो उस टाइम मिलेंगे तब ये हमें ऐसे शिला जतु रसायन में कुछ पढ़ेंगे हम। तो ये जब नाम पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान होंगे, अच्छा तप मास का मतलब माघ का महीना, तपस्या का मतलब फागुन का मास। तो ये साधारण बातें, सीधा नियम। अब दोषों के संचय प्रकोप और प्रशम के निमित्त, दोषों के संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त इन महीनों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज। ये लाइन मैंने बोली, ये एक याद कर लेते हैं, ये लाइन आषाढ़ और श्रावण में प्रावट, नहीं तो रटना नहीं चाहते कि आषाढ़ और श्रावण में प्रावट कैसे आया। आप देखो ये जो नाम था आषाढ़ का महीना, और ये आषाढ़ और उसके बाद में ये श्रावण, पहले तो पेयर बन रहे थे माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, अभी बोल रहे हैं आषाढ़ और श्रावण में, तो आषाढ़ ये और श्रावण ये, आषाढ़ श्रावण में प्रावट ऋतु। तो इसको क्या करते हैं, ये पहला पहला जो नाम है ये, इसको मैं उठा करके इधर पोष के बाद में लगा दूं, इसके बाद लगा दूं, तो ये आषाढ़ और श्रावण वाला कॉम्बिनेशन आने वाला है। तो बिना रटे पहली बात जिसको ये ध्यान हो गया वो इसी को मॉडिफाई करेगा, संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त इस माघ को उठा करके मैं लगाऊं यहाँ, है ना, यहाँ। तो देखो अब कैसे बनेगा, स्टार्टिंग होगा फागुन से, तो स्टार्टिंग फागुन, फागुन चैत्र, फागुन और चैत्र मास ऐसे बनेंगे, फागुन और चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण। यही मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, आषाढ़ और श्रावण में प्रावट ऋतु।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाल्गुन और चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, भाद्रपद और आश्विन, भाद्रपद आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, कार्तिक और मार्गशीर्ष, कार्तिक और मार्गशीर्ष, और उसके बाद ये पौष, पौष के बोला जाएगा माघ, पौष, और जो पहले नंबर पर माघ था वो यहाँ आया, पौष और माघ। आप देखो ये 3 और ये 3, वापस से 12 महीने कर दिए हमने संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त, दोषों के संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त, और उनका शोधन कैसे कैसे कराना उसके संदर्भ में फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण श्रावण, है ना, और भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष और माघ। अब मैं बोलता हूँ फाल्गुन और चैत्र जो मास है, फाल्गुन और चैत्र पहले हमने शिशिर ऋतु से स्टार्ट किया था। जब हम इस तरह से करते हैं संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त, तो शिशिर नहीं आएगी अब, क्योंकि प्रावट नई ऋतु आ जाएगी, ऋतु 6 ही रहेगी, 6 महीने 12, 6 ऋतु। तो अब फाल्गुन और चैत्र में हम लिखेंगे तो सही, शिशिर नहीं है, शिशिर लिखकर काट दिया हमने कि अब शिशिर मत लिखना, अदरवाइज तो पूरा मामला गड़बड़। अगर आपने शिशिर से फिर स्टार्टिंग कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी, आगे तो पूरी गड़बड़, पहला गलत और सारे गलत हो गए पूरे पेड़। तो शिशिर तो वो सामान्य नियम, माघ के महीने से काउंटिंग करें तो शिशिर, और अब बसंत से स्टार्टिंग करो, सेकंड बसंत। तो हमने फाल्गुन और चैत्र में वसंत। मैं आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, हमें शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत याद है, 6 ऋतु ऊपर से नीचे तक याद है, इसी ऑर्डर में चल रहे हैं हम, है ना। जबकि बुक में मैंने आपको ब्रैकेट लगाया, वहां पर उन्होंने भाद्रपद आश्विन वर्षा को याद करने बैठ जाओगे तो याद होगा ही नहीं बुक में जैसे, इसलिए मैंने बोला मार्क मत करना, बस ब्रैकेट लगाओ और ये टेबल याद रखेंगे। तो मैंने बोला फाल्गुन और चैत्र में वसंत, वैशाख और ज्येष्ठ में वसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म, वसंत के बाद ग्रीष्म, और उसके बाद आषाढ़ और श्रावण में देखो ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, लेकिन हमने शिशिर ऋतु छोड़ दी थी, तो एक नई ऋतु ग्रीष्म और वर्षा के बीच में प्रावृत आ जाती है, प्रावट ऋतु, आषाढ़ और श्रावण में प्रावट ऋतु, और भाद्रपद और आश्विन में वर्षा ऋतु, भाद्रपद आश्विन में वर्षा, और इसमें शरद, और ये हेमंत, हेमंत हो गई 6 ऋतु। अब शिशिर नहीं है यहाँ पर फाल्गुन और चैत्र में वसंत, वैशाख ज्येष्ठ में ग्रीष्म, आषाढ़ श्रावण, आषाढ़ श्रावण प्रावट इति, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में बंद किया मैंने इसको। भाद्रपद और आश्विन में वर्षा होती है, कार्तिक मार्गशीर्ष में शरद ऋतु, और पौष और माघ के महीने में हेमंत। तो आप जो भी पूछे सब बता सकते हैं हम, तो कोई सा भी पूछ रहे, संचय प्रकोप प्रशम के निमित्त कौन कौन सी ऋतु होती है, और साधारण नियम वाली ये हमने बात की, ये तप तपस्या मास, इनके ये महीने याद किए इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप ये महीने, आपकी जिज्ञासा होगी कि ये चेंज नहीं होगा, तो ये महीने आप इसके साथ यही याद रखो, ऑब्वियसली ये भी चेंज होंगे, ये तब उठाकर इधर लगेगा, पर ये रहने देना, बस जितना बताया वो याद करना आपको, जो हमने बोला वो याद करना आपको, बस ये चार्ट। अब इसके बाद आगे विमर्श में लिख रखा है, इसके नीचे विमर्श 4 लाइन छोड़े, फिर 4 लाइन छोड़ दी, उसके नीचे सूर्य सिद्धांत फर्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ की पहली लाइन है, सूर्य सिद्धांत में संक्रांति के अनुसार 6 ऋतुएं बताई गई, सूर्य सिद्धांत में संक्रांति के अनुसार 6 ऋतुएं, और आगे यथा करके नाम ये नहीं पढ़ना, ये सूर्य सिद्धांत में संक्रांति,
तो आप राशि और ऋतुओं में संबंध पढ़ रहे हैं। राशि जो आप 12 राशि होती हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं। ट्वेल्व राशि हम पढ़ेंगे अब इसके बाद में। 12 राशि और ऋतुओं का संबंध। ऋतु तो हम सबको याद है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये ऋतु। और 12 राशि जो हम पढ़ते हैं, उनको हम पढ़ते हैं राशियों को मकर और कुंभ। मकर और कुंभ इस लाइन के ऊपर ही आप लिख सकते हैं सूर्य सिद्धांत जहां लिखा है, सूर्य सिद्धांत के ऊपर ही आप लिख सकते हैं मकर कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, मकु, मीन में वृष, मिथुन से कर्क, सिंह में कन्या, तुलाई और वध किया। और मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, और तो आपने इधर पढ़ा मकर और कुंभ, मैंने लिखा मकर और कुंभ। मकर राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये स्टार्टिंग करते हैं मकर और कुंभ राशि। सूर्य सिद्धांत के अनुसार मकर और कुंभ, मीन और मेष, वृष और मिथुन, वृष और मिथुन, कर्क और सिंह, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक और धनु राशि। लास्ट आपने किया वृश्चिक और धनु राशि। तो यहाँ पर मकर और कुंभ जो नाम है, इसमें शिशिर ऋतु होती है। मकर और कुंभ में शिशिर राशि। मीन और मे का मतलब है मेष, मकु मीन में, मीन और मेष राशि में वसंत ऋतु। वृष और मिथुन, वृष और मिथुन में, वृष और मिथुन, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हमने यहां पढ़ा मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि, तुला राशि और उसके बाद में वृश्चिक। पहले वृष था और अभी वृश्चिक और धनु, वृश्चिक और धनु राशि में हेमंत ऋतु। ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार 12 राशि, 12 राशि और 6 ऋतुओं में संबंध हमने पढ़ा। आपको प्रश्न पूछे कि मकर और कुंभ राशि में कौन सी ऋतु, तो आंसर शिशिर। मीन और मेष में वसंत, वृष मिथुन में ग्रीष्म, कर्क सिंह में वर्षा, कन्या और तुला में शरद और वृश्चिक और धनु में हेमंत, हेमंत ऋतु आप आंसर करेंगे। अब इसी को सारंगधर संहिता में कैसे लिखा है, ये तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार हमने बात की थी। सूर्य सिद्धांत, सारंगधर संहिता का लिखते हैं, सारंगधर संहिता। ये सारंगधर में संचय, प्रकोप और प्रशम की निमित्त। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो हमने महीने पढ़े थे माघ और फागुन, तो माघ को उठाकर पोष के पीछे लगा दिया था। सेम अगर इसी ट्रिक से आप करना चाहें तो इस मई को
उठाकर के लास्ट में लगाना है ध के वहां। तो कुंभ और मीन, मेष और वृष, मिथुन और कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक और धनु और मकर, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। या दूसरा मैं वापस से बोलता हूं, आपकी मर्जी है जैसे करें। सारंग दर में शिशिर नहीं आएगी, संचय प्रकोप प्रशम ऐसा आता है। जब शिशिर नहीं आती, बसंत से स्टार्टिंग करेंगे और एक नई ऋतु आएगी प्रावृट, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो या तो इसी को मॉडिफाई मैं हटाकर पीछे ले जाए, और नहीं तो नया आप लिखें। सारंग दर के अनुसार बसंत आदि से स्टार्ट होगा। तो पहले पहले मैंने बोला कुंभ और मीन, है ना, कुंभ और मीन, कुंभी वसंत, वसंत, कुंभी वसंत। देखो कुंभ और मीन, इनमें बसंत राशि है ना, बसंत ऋतु होती है कुंभ और मीन राशि में, बसंत ऋतु। और उसके बाद में नेक्स्ट है मेघ और व, ग्रीष्म। ग्रीष्म में मेव, ग्रीष्म ऋतु, तो कुंभी वसंत मेव, ग्रीष्म ऋतु में मेव। ग्रीष्म में बहुत हॉट क्लाइमेट हो जाता है, टेम्परेचर 48 49 तक पहुंच गया, है ना, ऐसे एकदम कंडीशन बेकार हो गई। तो ऐसी में लोग करते हैं कि मेव, अब तो बारिश आ जावे, रेनी सीजन आ जावे जल्दी से। तो ग्रीष्म, मेव, मेष और वृष, और उसके बाद में ये वृष है, वृष, मेष और वृष, और उसके बाद में कुंभी वसंत ग्रीष्म मेघ, और फिर प्रावट ऋतु आएगी, प्रावट, प्रावट, फिर आएगी वर्षा, फिर शरद और फिर हेमंत। ये 6 ऋतु हैं। मैंने बोला शिशिर लिख करके हम काट देते हैं। संचय प्रकोप प्रशम, इसके निमित्त में शिशिर ऋतु नहीं आती, तो बसंत ग्रीष्म प्रावट नई ऋतु आ गई, प्रावट, प्रावट, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु 6 की 6, 6 की 6। तो कुंभी वसंत ग्रीष्म मेघ, ये प्रा वर्ड है, प्रा, प्रा, है ना, प्रा। तो मिक, मी, क, मिक, प्रा, आपने किया मिक, मिथुन, मिक, मिथुन हो गया, और कर्क हो गया, मिक, प्रा। पंजाब में पंजाबी, है ना, प्रा कहते हैं भाई को, प्रा, मिक्का, मिक्का सिंह सिंगर है, मिक, प्रा, है ना। तो मैंने बोला मिथुन और कर्क, ये प्रावट ऋतु होगी मिथुन और कर्क राशि में। और वर्षा, नाम है वर्षा, वर्षा, सिक, सी और क, सी का मतलब है सिंह, सिंह, और कै का मतलब कन्या, कैसे कन्या। ये कन्या क्यों बोला मैंने, कन्या, सिक, कन्या इसलिए, वर्षा नाम, वर्षा फीमेल नेम है, वर्षा नाम स्त्रीलिंग वाची, वर्षा फीमेल, तो कन्या स्त्रीलिंग। तो ये आप कर्क नहीं करके कन्या ही समझेंगे इसको। ऊपर मिथुन और कर्क, सिंह और कन्या, तो ऊपर तो मिक हो गया, नीचे सिक की वर्षा, सिक है, बीमार है, और स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से छुट्टी करनी पड़ रही है इसको, है ना। तो वर्षा सिक, सिंह और कन्या, और वर्षा ऑब्वियसली फीमेल है तो कन्या है ना, वर्षा सिक। और शरद में तुला और वृश्चिक, तुबरी, तुला और वृश्चिक मैंने बोला तुबरी। और हेमंत में आप लास्ट धर और धम, हेमंत में धम। हमने नाम पढ़े शरद ऋतु में तुबरी, तुवर की दाल पित्त का प्रकोप कराती है, तो तुबरी। शरद में तुला और वृश्चिक, और धनु, और मैं से मकर, मकर राशि हेमंत ऋतु में, धनु और मकर राशि हेमंत में।
ये सारंग दर के अनुसार अभी विमर्श में पढ़ा है, वापस पढ़ेंगे। तो अब आप इससे कंपेयर कर लेना, देखो कुंभ है ना, मीन है ना, ये मैं उठाकर लास्ट में ले गए तो पेयर फिर ऐसे कुंभ और मीन का पेयर बना है, तो या तो इसी से याद कर लें, मकु मीन में, वृष मिथुन से, कर्क सिंह में, कन्या तुलवाई और वध किया, या फिर ये जो मैंने बोले कुमी वसंत, ग्रीष्म मेघ, मिग प्रा, वर्षा सिक, शरद में तुवरी और हेमंत में धम धम धम। ये 6 ऋतु हो गई और 12 राशियां हो गई, ऋतु और राशि का संबंध। इसके बाद में नेक्स्ट आप कोटेशन नंबर, इसके जस्ट बाद कोटेशन विसर्गे पुनः वायु नाति रुक्षा, आप कर देंगे विसर्ग, यहाँ लिखा विसर्गे पुनः वायु, विसर्ग में वायु रुक्ष नहीं बहती, विसर्गे पुनः वायु नाति रुक्षा आपने अंडरलाइन किया, प्रवांति, विसर्ग काल में वायु रुक्ष नहीं बहती। आगे लिखा इतरे पुनः आदाने, अंडरलाइन किया, जबकि आदान में वायु कैसी होती है, रुक्ष होती है। और आगे सोमश्च अव्याहत बल को आप अंडरलाइन करो, सोम का अव्याहत बल होता है, शिशिर करे, शिशिर मतलब शीतल, शिशिर का मीनिंग है शीतल, कूल, शिशिराबी, भाभी वर्ड आया, भाभी कहते हैं किरणों को, भाभी वर्ड किनके लिए, किरणें, भाभी किरणें, आपूर्यन, जगत को अंडरलाइन करो, शीतल किरणें, चंद्रमा की शीतल किरणें, जगत वर्ड को अंडरलाइन किया, आप्यायित, जगत को आप्यायित करता है। देखो एक तो आदान काल और एक विसर्ग। आदान काल में तो इन्होंने बोला कि वायु रुक्ष बहती है, इति है ना, इतरे पुनः आदाने, जबकि विसर्ग से स्टार्टिंग की थी कि विसर्ग में वायु रुक्ष नहीं होती, चंद्रमा बलवान होता है विसर्ग काल। ये लास्ट के जो 3 हम पढ़ते हैं, देखो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इधर आदान और विसर्ग, आदान काल में शिशिर ऋतु है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतु आदान काल की, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और विसर्ग काल, आदान के बाद विसर्ग काल की जो ऋतु है, विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत। तो विसर्ग में यहाँ वायु रुक्ष नहीं होती, विसर्ग में चंद्रमा बलवान होता है, विसर्ग काल में कौन बलवान होता है, चंद्रमा। तो हमने किया विसर्ग काल में चंद्रमा बलवान होता है, और हमने पढ़ा शीतल किरणें जगत को आप्यायित करती रहती है विसर्ग काल में, चंद्रमा की शीतल किरणें जगत को आप्यायित करती रहती हैं। जबकि विसर्ग में तो ये हुआ, आदान काल में तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, रुक्षता होती है और सूर्य बलवान रहता है आदान काल में, और वो जगत के स्नेह अंश को सोख लेता है आदान काल में। ऐसा ड्राइनेस है ना, शुष्कता ऐसा रहता है, बल कम रहता है आदान काल में, जबकि विसर्ग में मनुष्यों में, प्राणियों में, औषधियों में बल बढ़ता है। तो अभी आप इसको हिंदी भी रीड कर सकते हैं, विसर्ग काल का वर्णन। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती, किंतु आदान काल में अति रुक्ष होती है। और लिखा विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बलवान, और नीचे लिखा विश्व को निरंतर आप्यायित करता है कौन, चंद्रमा। इसलिए विसर्ग काल को सौम्य, कोटेशन सेकंड लाइन में लास्ट में हाईलाइट कर लेना, विसर्ग सौम्य। सौम्य किसको बोला, विसर्ग को आपने हाईलाइट किया। और उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है 5 नंबर, आदानम पुनः आग्नेयम, बॉक्स में बंद करके हाईलाइट करेंगे, आदान काल को आग्नेय बोला, तो हमने हाईलाइट किया आदानम पुनः आग्नेयम, आदान काल आग्नेय होता है, हिंदी में कर दो, पुनः आदान काल को आग्नेय कहा। और इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है 6 नंबर, 6 नंबर कोटेशन में
रवि वर्ड आया तत्र के बाद में, रवि को आप अंडरलाइन कर दो, रवि नाम सूर्य का, रवि। मैं पढ़ रहा हूं ऐसे ही वर्ड रीड कर रहे हैं, मार्क मैं बोलूं जब ही करेंगे। रवि भाभी किरणों को कहते हैं, आददानो जगत स्नेहम, यानी रवि सूर्य अपनी किरणों से, है ना, जगत के स्नेह को, वायु वर्ड को अंडरलाइन करो, फिर वायु, और आगे लिखा तीव्र रुक्ष उपशोषयंत वर्ड को अंडरलाइन करो। दो बातें आई, एक तो सूर्य की किरणें और एक वायु, ये दो जगत के स्नेह अंश को, उपशोषयंत को आपने अंडरलाइन कर लिया। क्या करते हैं, जगत के स्नेह अंश को सोख लेते हैं, आपने टिक कर दिया कोटेशन, ये जगत के स्नेह अंश को सोख लेंगे। कौन कौन, एक नाम सूर्य की किरणें और दूसरा वायु। आगे लिखा शिशिर वसंत ग्रीष्म, करो अंडरलाइन, शिशिर वसंत ग्रीष्मेषु यथा क्रमम करते जाओ, रोक्षम उत्पादयन्तो, यथा क्रम शिशिर, ये तीन ऋतु मैंने लिखी थी, शिशिर में, बसंत में, ग्रीष्म में। तो शिशिर के बाद वसंत में शिशिर से ज्यादा रुक्षता, लिखा यथा क्रमम रोक्षम उत्पादयन्तो, वसंत से ज्यादा रुक्षता ग्रीष्म में। और आगे लिखा रसांश, फिर कह रहे रस, तिक्त कसाय कटु, तीन रस को हाईलाइट करो। शिशिर ऋतु में यहाँ पर बोला शिशिर वसंत ग्रीष्म, तीन रस बताए, तिक्त कसाय कटु आपने हाईलाइट किया, नृणाम दौर्बल्यम आवंती, तिक्त कसाय और कटु रस क्रमशः शिशिर वसंत और ग्रीष्म में तिक्त कसाय और कटु रस ये बढ़ते हैं, अभिवर्धन यंतो। फिर लिखा नृणाम दौर्बल्यम, कर दो, मनुष्यों में दुर्बलता आती है। तो आदान काल में हमने यहाँ पर पढ़ा तीन रस बलवान होते हैं, ये रस बढ़ते हैं आदान काल में। और फिर इसके बाद में नीचे 7 नंबर 7, आप इसकी हिंदी ऊपर देख लेना चाहें तो पहली लाइन बोलता हूँ, आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग को यानी जलयांश को सोख लेता है, वायु तीव्र रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग को शोषण करती है, और नीचे एक लाइन छोड़ के तिक्त कसाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होती है। और 7 नंबर पर इसे में लिखा वर्षा शरद हेमंतेषु को आपने किया, वर्षा शरद और हेमंत, इसी लाइन के लास्ट में, इसी लाइन के वर्षा शरद हेमंत तीन ऋतु बता रहे हैं विसर्ग काल की। और इसमें शशिनी, शशिनी वर्ड को कर दो, चंद्रमा का नाम है शशिनी, चंद्रमा च अव्याहत बले, चंद्रमा का बल अव्याहत अंडरलाइन किया। और इसमें लास्ट में कर दो अम्ल, अम्ल लवण मधुरा यथा क्रमम, ये रस बलवान होते हैं, अम्ल लवण मधुर यथा क्रमम बलम उपचीयते नृणाम, और मनुष्य में बल का उपचय होता है। तो बल कम होता है आदान काल में, और विसर्ग काल में मनुष्य में क्रमशः बल बढ़ता है, विसर्ग काल में मनुष्यों में क्रमशः बल बढ़ता है। हमने पढ़ा आदान काल, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में तीन ऋतु, शिशिर वसंत ग्रीष्म, इधर विसर्ग में तीन, यहाँ पर वर्षा शरद और हेमंत, तीन ऋतु आदान काल में और विसर्ग काल में। अभी हम डिटेल बात कर चुके हैं। आदान काल जो है मनुष्यों का बल कम होता है क्योंकि सूर्य बलवान होता है, सूर्य और वायु जगत के स्नेह अंश को ले लेते हैं, और सूर्य अपनी किरणों से सुखाता है जगत के, है ना, और वायु भी सुखाती है, ऐसा हमने पढ़ा। और विसर्ग काल, विसर्ग काल में शशिनी चंद्रमा का बल अव्याहत बल होता है विसर्ग काल में, इसलिए मनुष्यों में बल बढ़ता है, स्नेह अंश की वृद्धि होती है विसर्ग काल में। वर्षा ऋतु के बाद का जो काल, वर्षा शरद ऋतु अभी चल रही है, जैसे
उसके बाद हेमंत ऋतु आने वाली है। तो वर्षा के बाद से क्रमशः बल बढ़ता जा रहा है। तो आपने आदान काल में बोला तीन रस बलवान होते हैं। आदान काल में तीन रस, विसर्ग काल में तीन रस बढ़ते हैं। तो हम विसर्ग काल में तीन रस देखो, हेमंत इन्होंने पहले वो बताया था, लेकिन हम तो इधर से, क्योंकि हमें रस याद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस हमें इस ऑर्डर में याद है। इसी ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान, तो मधुर, हेमंत में मधुर। फिर उसके बाद में हेमंत में लिखा मधुर, और ऊपर गए जंप करके वर्षा में अम्ल, और उसके बाद में शरद में लवण रस। तो हमने कैसे किया, मधुर, अम्ल और लवण। इधर ग्रीष्म में कटु, ऊपर तिक्त, और यहां पर कसाय। आपने किया कटु, तिक्त और कसाय रस क्रमशः बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। देखो कैसे याद करोगे आप इसको। आपको बोलेंगे आदान काल में क्रमशः रसों का वृद्धि बताओ कैसे, या रसों की बलवानता बताओ। तो क्रमशः बोले तो आदान काल की ऋतु ऑर्डर से बोली थी शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। तो ऑर्डर वाइज आपका आंसर होगा तिक्त, कसाय, कटु। या सिंगल नाम पूछे, शिशिर ऋतु में कौन सा रस बलवान, कौन से रस की वृद्धि, तो तिक्त, वसंत में कसाय, ग्रीष्म में कटु, ये तीन। इधर वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, और हेमंत में मधुर रस, इनकी वृद्धि होती है। ऐसे बात की। तो याद कैसे करें, है ना। तो इसको मैंने बोला हेमंत, नीचे आप करें मधुर, फिर ऊपर जाएंगे अम्ल, और बीच में लवण, लवण, मधुर, फिर जंप करके अम्ल, बीच में लवण, लवण। इधर ग्रीष्म में कटु, ऊपर जंप करके तिक्त, और बीच में कसाय, कसाय। तो ऋतिक रोशन की मूवी कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, उसमें एक पल का जीना, और डांस करता है ऐसे कमर के हाथ लगा के, एक पल का जीना, है ना, वो वाला गाना जो है। वैसे आप याद करना, मधुर, फिर अम्ल, लवण, और फिर इधर कटु, ऊपर तिक्त और कसाय। या तो आपको ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर देते समय आप इसके अकॉर्डिंग शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, फिर लिख लिया जब हमने, तो ऑर्डर पूछेगा तो तिक्त, कसाय, कटु, बुक में जैसा लिखा था इस ऑर्डर वाइज। इसका अम्ल, लवण, मधुर, ये ऑर्डर हुआ। लिखते समय तो हमने मधुर, अम्ल, लवण ऐसे लिख लिया, लेकिन आंसर ऑर्डर वाइज देंगे ना आप, तो जैसा किताब में हमने हाईलाइट किया हमने उस ऑर्डर में। या एक ऋतु के हेमंत में कौन सा रस बलवान है, मधुर, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, वसंत में कसाय, ग्रीष्म में कटु, शिशिर में तिक्त। ये आपको याद करना है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी में सेम है, एक का ये है। ये बार बार पढ़ेंगे, 3 जगह तो बोलेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कोटेशन है वो आगे का कोटेशन फिर हम कल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक करते हैं।